नमस्कार। आज हम जो बैराट सभ्यता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, ये जो बैराट सभ्यता है ये कहाँ पर है? कोटपुतली शाहपुरा में। कोटपुतली शाहपुरा। और पहले ये सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? तो पहले ये सभ्यता थी वह जयपुर जिले में थी। देखो, एक नदी है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी है ये अपना जल यमुना में डालती है, यमुना नदी में। और बाणगंगा नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई है। बाणगंगा नदी। किस नदी के तट पर? बाणगंगा नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता। देखो, ये जो बाणगंगा नदी है इसे अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा या ताला नदी, इनके साथ साथ इसको रुंडित नदी भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। इस नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई है। और ये जो बैराट सभ्यता है यानी ये जो बाणगंगा नदी है ये अपना जल यमुना नदी में डालती है, लेकिन वर्तमान में ये आंतरिक अपवा तंत्र की नदी हो चुकी है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई बांध निर्मित हैं और भारी वर्षा न होने के कारण ये अपना जल यमुना नदी में लेकर नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है तो ये अपना जल किस नदी में डालती है? यमुना में, यदि भारी वर्षा होती है तो। ये जो बैराट सभ्यता है, यदि इस सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले उत्खनन कार्य दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी। सबसे पहले किन्होंने उत्खनन किया था? दयाराम साहनी। उसके बाद जो कैलाशनाथ दीक्षित थे, कैलाशनाथ दीक्षित, और कैलाशनाथ दीक्षित के साथ साथ नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी, इन्होंने उत्खनन किया था। सबसे पहले 1937 की बात है, दयाराम साहनी, और 61-62 में कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी ने किया था। और यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये जो 16 महाजनपद थे उनमें से मत्स्य जनपद की राजधानी भी रह चुका है बैराट। किस जनपद की? मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट, जिसे विराट नगर के नाम से जाना जाता था। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और यहां पर उत्खनन के जो क्षेत्र थे वो एक तो देखो बिजकी पहाड़ी, याद रखना, बिजकी पहाड़ी। कौन सा क्षेत्र था? बिजकी पहाड़ी। इसके साथ साथ भोमली या भीम की डूंगरी, भोमली की डूंगरी, और इनके अलावा महादेव की डूंगरी, इत्यादि उत्खनन क्षेत्र थे। तो देखो, ये बैराट सभ्यता वर्तमान में है कोटपुतली शाहपुरा। और किस नदी के तट पर? बाणगंगा नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई है। तो आज हम जो बैराट सभ्यता है इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। देखो, उन्नीस सौ 37 ईस्वी में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य प्रारंभ किया।
यानी यहां पर सबसे पहले जो दयाराम साहनी थे उन्होंने उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था। किन्होंने किया था? दयाराम साहनी ने। अब उसके बाद 1962-63 में तत्पश्चात उन्नीस सौ 62-63 में कैलाशनाथ दीक्षित एवं नीलरत्न बनर्जी के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। यानी उसके बाद कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी के निर्देशन में क्या हुआ था? उत्खनन कार्य हुआ था। अब ये जो सभ्यता है बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है, यह है सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। और ये प्राचीन समय में सोलह महाजनपदों में एक महाजनपद मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की। देखो यहां से प्रश्न क्या बन सकता है ये याद रखना। देखो यदि मत्स्य जनपद की बात करें तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? विराटनगर, जिसे बैराट के नाम से जाना जाता है। यानी इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? विराटनगर। यानी बैराट, जिसमें प्राचीन जयपुर का क्षेत्र व टोंक क्षेत्र शामिल था। लेकिन मत्स्य संघ की बात करें, मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर। और मत्स्य संघ में शामिल कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। यानी राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसे मत्स्य संघ का नाम दिया गया था। ये याद रखना।
मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो आपको बताना है कौन सी राजधानी थी मत्स्य जनपद की, विराटनगर, जो बैराट के नाम से जाना जाता है। लेकिन मत्स्य संघ की राजधानी पूछे आपको बताना है अलवर, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली शामिल था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये मोस्ट माना यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मत्स्य जनपद में जो प्राचीन जयपुर और टोंक क्षेत्र था वो शामिल था, राजधानी थी विराटनगर यानी बैराठ, और मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल है, और राजधानी कौन सी थी, अलवर। ये एकीकरण का प्रथम चरण था, एकीकरण का प्रथम चरण, जिसकी योजना भरतपुर दुर्ग में बनाई गई थी, और ये नाम रखा गया था के एम मुंशी कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी के द्वारा। आगे देखो, बैराठ में यानी कोटपुतली बहरोड जिला, कोटपुतली बहरोड, बिजकी पहाड़ी, बिजकी पहाड़ी, भोमलिया भीम की डोंगरी, की डोंगरी, महादेव की डोंगरी, पर सिंधु घाटी समकालीन से सिंधु घाटी समकालीन सिंधु घाटी समकालीन एवं मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। यानी यहां पर ये जो सभ्यता है, यहां से देखो, एक तो बिजकी पहाड़ी, भीम की डोंगरिया, महादेव की पहाड़ी से सिंधु घाटी समकालीन और मौर्य काल के अवशेष मिले, ये याद रखना। 1999 की बात करें, 1999 ईस्वी में बिजकी पहाड़ी से अशोक स्तंभ से अशोककालीन स्तंभ से अशोककालीन स्तंभ एवं एक गोल मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। जिसे हीनयान संप्रदाय है उससे संबंधित माना गया, ये याद रखना। जिसे हीनयान संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, हीनयान जो संप्रदाय है इससे संबंधित माना, ये याद रखना।
से संबंधित माना है। किससे संबंधित माना है? यानी ये जो बीजक की जो पहाड़ी है, यहां से एक तो अशोककालीन स्तंभ मिला है और एक गोल जो मंदिर है उसके अवशेष मिले हैं, जिन्हें हीनयान से संबंधित माना है। ये याद रखना। अब देखो आगे, जयपुर के जो कछवा वंश के शासक थे सवाई राम सिंह के समय यहाँ एक स्वर्ण मंजूषा मिला है, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले हैं और ये सभी अवशेष मौर्यकालीन माने गए हैं। तो देखो, जयपुर के कछवा शासक सवाई राम सिंह के समय सवाई राम सिंह के समय यहां एक स्वर्ण मंजूषा मिला था। ये देखो 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है कि किस सभ्यता से स्वर्ण मंजूषा मिला है, तो बैराट सभ्यता से, जिसमें बुद्ध की अस्थि अवशेष थे। किसके अस्थि अवशेष थे? बुद्ध धर्म के। यानी जयपुर में जो कछवा शासक सवाई राम सिंह के समय यहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा मिला, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। ये याद रखना। ये सभी अवशेष किस संबंधी माने जाते? मौर्यकालीन थे। ये याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि किस शासक के समय, यानी ऐसा कौन सा शासक है जिसके समय यहां पर एक स्वर्ण मंजूषा मिला था, तो कौन सा शासक था? सवाई राम सिंह। ये याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। यहाँ चारों ओर पत्थर की प्रचुरता थी, फिर भी यहाँ के जो भवन थे, मठ और स्तूपों व मंदिरों के निर्माण में ईंटों का उपयोग किया गया था। और इस सभ्यता की जो ईंटें थी, ये मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान थी। तो देखो, यहाँ चारों ओर पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद भी बैराट के भवनों मठों स्तूपों एवं मंदिरों के निर्माण में
ईंटों का उपयोग किया गया था। ईंटों का उपयोग किया गया था। यानी यहाँ चारों ओर यानी जो बैराट सभ्यता है इसमें सबसे ज्यादा पत्थर मिले थे, लेकिन ये जो पत्थर होने के बावजूद भी यहाँ के भवन निर्माण में किसका उपयोग किया गया था? ईंटों का। एक फैक्ट याद रखना, या इन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान थी, ये याद रखना। इन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर माना जाता है कि ईंटों के समान थी। यानी यहां पर जो ईंटें हैं ये किन ईंटों के समान थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो ईंट हैं इनके समान थी, ये याद रखना। अब बैराट में 6-7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिला है जिसे पुरातत्व जो वेता थे उन्होंने बौद्ध मठ बताया था। देखो बैराट से 6-7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन है मिला है। एक खंडनुमा भवन मिला है जिसे पुरातत्ववेत्ता बौद्ध मठ मानते थे। किस नाम से पुकारा गया था? इनको बौद्ध मठ के नाम से पुकारा गया था। अब यहां पर देखो उत्खनन से इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं और चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं, कुल टोटल कितनी मुद्राएं मिली हैं? 36 मुद्राएं मिली हैं। यहां उत्खनन में यहां के उत्खनन में इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं। इनके अलावा चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं। यानी इनमें से 8 जो मुद्राएं हैं ये कौन सी हैं? पंचमार्क की मुद्राएं हैं, ये याद रखना। और टोटल मुद्राएं कितनी हो गई? टोटल मुद्राएं 36 मुद्राएं मिली हैं। ये याद रखना कि यहां से उत्खनन के दौरान कितनी मुद्राएं मिली हैं? 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से देखो ये जो 8 मुद्रा हैं ये 8 मुद्राएं मिली हैं चांदी की, और बाकी जो शेष मुद्राएं हैं ये जो
इंडो ग्रीक शासक है उनकी मुद्राएं थी। तो टोटल मुद्राएं कितनी हो गई? 36 मुद्राएं यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब इनमें से देखो जो ये जो 36 मुद्राएं हैं इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो 28 मुद्राएं, देखो ये फैक्ट याद रखना, कितनी मुद्राएं हैं? 36 में से 28 मुद्राएं। और ये 28 मुद्राएं हैं ये इंडो ग्रीक शासक की हैं। इनमें से देखो 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं केवल मिनेंडर यानी मिलिंद की है। यहां से ये प्रश्न याद रखना, दोबारा समझो। देखो यानी यहां पर जो मुद्राएं मिली हैं, कितनी मिली है? 28 मुद्राएं। कौन सी हैं? इंडो ग्रीक शासकों की। इनमें से टोटल मुद्राएं कितनी हो गई? 36 मुद्राएं। टोटल मुद्राएं कितनी हो गई? 36। इनमें चांदी की मुद्राएं कितनी हैं? 8। अब ये जो 28 मुद्रा है इनमें से 16 मुद्राएं किसकी हैं? मिनेंडर की है। यहां से प्रश्न बन सकता है, ये याद रखना कि कितनी मुद्राएं हैं? 16 मुद्राएं। आगे देखो, चीनी यात्री हवेनसांग यानी हेंगसांग, हवेनसांग यानी हेंगसांग 634 ईस्वी में विराटनगर यानी बैराट आया था। उन्होंने यहाँ के बैल और भेड़ प्रसिद्ध बताए थे। उन्होंने यहाँ के बैल वह भेड़ प्रसिद्ध बताए थे। ये याद रखना। तो यहां पर जो चीनी यात्री था हेवेंगसांग, ये भी आया था 634 ईस्वी में। कब आया था? 634 ईस्वी में। आगे देखो, खुदाई में यहां पर खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े देखो खुदाई में एक तो क्या मिला था? स्वास्तिक मिला था। क्या मिला था? खुदाई के दौरान एक तो स्वास्तिक मिला था। इनके साथ साथ देखो त्रिरत्न चक्र जो
अलंकृत घड़े थे ये मिले थे, इनके साथ दीपक मिला था, दीपक के अलावा नाचता हुआ पक्षी, नाचता हुआ पक्षी ये एग्जाम में आ चुका है। पत्थर के संदूके, पत्थर के संदूके, लोहे की कील, इनके साथ तथा हाथ से निर्मित वस्त्र भी मिला था। यहां हाथ से निर्मित वस्त्र इत्यादि मिले थे। यानी यहां पर खुदाई के दौरान स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूके, लोहे की कील तथा हाथ से निर्मित जो वस्त्र था ये यहां पर मिला था। लेकिन लोहा व तांबे की कलाकृति यहां पर नहीं मिली थी, ये फैक्ट याद रखना। लोहे व तांबे दोनों ही धातु याद रखना। लोहे व तांबा की कलाकृति नहीं मिली थी। ये याद रखना। यानी लोहा और तांबा है, इसकी कलाकृति यानी कोई भी आकृति नहीं मिली थी यहां पर। ये याद रखना। किस सभ्यता की बात है? बैराट सभ्यता की। अब देखो आगे, बैराट के निकट ही बैराट के निकट ही अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ। अभिलेख प्राप्त हुआ था। यानी बैराट के पास में जो अशोका भाबरू अभिलेख है ये मिला था। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध मतावलंबी था। यह है अभिलेख वर्तमान में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है वहां पर सुरक्षित है, ये याद रखना। तो इस अभिलेख या शिलालेख से स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक बौद्ध मतावलंबी था। यानी किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, ये याद रखना। यह है अभिलेख वर्तमान में
एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है। तो जो बौद्ध सभ्यता है, यहां से बौद्ध धर्म के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो 2-3 फैक्ट है वो विशेष याद रखना। जो बैराट स्थल है उसका प्रारंभिक खोज थी का कार्य 1837 में कैप्टन बट द्वारा किया गया था। ये फैक्ट याद रखना। बैराट स्थल की प्रारंभिक वह सर्वप्रथम खोज का कार्य 1837 में कैप्टन बट द्वारा किया गया था। देखो इन्होंने तो खोज की थी, लेकिन उत्तय खनन किन्होंने किया था? दयाराम साहनी ने। ये याद रखना। अब इनके साथ देखो यहां पर इस सभ्यता है अशोक का जो दूसरा लघु शिलालेख जो बैराट के पास भीम की डूंगरी की तलहटी में एक चट्टान पर उत्कीर्ण है, इसकी खोज कार्लाइल ने 1873 में की थी। इस अभिलेख की भाषा प्राकृतिक और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ये भी याद रखना। अशोक का दूसरा लघु शिलालेख अशोक का दूसरा लघु शिलालेख बैराट के पास यानी किसके पास? बैराट के पास। कौन सा स्थान है? भीम की डूंगरी की तलहटी में। भीम की डूंगरी की तलहटी में एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। यानी एक चट्टान की तलहटी पर यह क्या है? उत्कीर्ण है। इसकी खोज जो कार्लाइल था, ये याद रखना। कार्लाइल, ये याद रखना। कौन? कार्लाइल ने 1871-72 यानी ये जो शिलालेख है इसकी बात करें न कि बैराट सभ्यता की। ये जो शिलालेख है अशोक का दूसरा लघु शिलालेख है, इसकी खोज की थी न कि बैराट की। तो इसकी खोज कार्लाइल ने 1871-72 में की थी। इस अभिलेख की भाषा
भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। देखो, सम्राट अशोक ने प्राकृत भाषा क्यों चुनी थी? क्योंकि यह आमजन की उस समय की प्रचलित भाषा थी। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा उस समय की प्रचलित भाषा थी। इस कारण उन्होंने किस भाषा को चुना था? जो प्राकृत भाषा है इसको चुना था। ये याद रखना, किस भाषा को चुना था? प्राकृत भाषा को इन्होंने अपनाया था। अब देखो, बैराट सभ्यता है, इससे संबंधित कुछ जो जानकारियां हैं इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। यहां तक यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बता देना। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।